नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य चैप्टर थर्ड स्टार्ट करने वाला हूँ। शिविर में हमारा पहला दिन विक्टरी फ्रैंकल। इसके पहले कि मैं चैप्टर थर्ड स्टार्ट करूँ, जैसा कि आपको याद होगा, अगर आपने सेकंड चैप्टर देखा होगा तो उसमें एक छोटा सा वाकया रह गया था। मैं उस वाकया को पहले आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, उसके बाद चैप्टर थर्ड में स्टार्ट करूँगा। वो वाकया था एक के बाद एक सदमा। रेलगाड़ी से उतारकर 1500 कैदियों को एक ऐसे छोटे से बाड़े में ठूस दिया गया जिसमें शायद मुश्किल से 200 कैदियों की जगह रही होगी। भूख और सर्दी के मारे जान निकल रही थी। वहाँ किसी का लेटना तो दूर, इतनी भी जगह नहीं थी कि हर कोई फर्श पर उकड़ू होकर भी बैठ सके। पिछले 4 दिनों से हर बंदी के लिए 5 औंस डबल रोटी का टुकड़ा ही पेट भरने का साधन था। तभी मैंने सुना कि सेठ का एक बड़ा बंदी अधिकारी एक सदस्य के साथ हीरे और प्लेटिनम जड़े टाई पिन के लिए मोल तोल कर रहा था। अधिकतर सौदेबाजी शराब के लिए ही होती थी, जिसे वे स्नैप्स कहते थे। अब मुझे यह तो याद नहीं कि एक गे शाम बनाने के लिए भरपूर मात्रा में स्नैप्स जुटाने के लिए कितनी हजार अंकों की जरूरत थी, लेकिन मैं यह जानता था कि लंबे समय से वहाँ रह रहे इन कैदियों का शराब के बिना गुजारा नहीं था। ऐसे हालात में उन्हें खुद को शराब के नशे में झोंके रहने के लिए कौन दोषी ठहरा सकता था। कैदियों का एक दल ऐसा भी था जिसे एसएस के लोग भरपूर मात्रा में शराब दिया करते। ये वही लोग थे जिन्हें गैस चैम्बरों और शवदाह में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था, और जो अच्छी तरह जानते थे कि एक दिन उन्हें नए व्यक्तियों के लिए ये जगह खाली करनी होगी, और फिर वे मजबूरी में अपनाई गई जल्लाद की भूमिका को जारी रखने के लिए बजाय स्वयं ही इसके लिए शिकार हो जाएंगे। हमारे काफिले में साथ आए हर कैदी के मन में अब भी यही गलतफहमी थी कि वह किसी तरह बच जाएगा, और अब भी सब कुछ ठीक है। हमें एहसास तक नहीं था कि इसके बाद कैसे कैसे भयानक अनुभव हमारा इंतजार कर रहे थे। उस समय हमें यह पता नहीं था कि पर्दे के पीछे का अर्थ क्या हो सकता है। हम वहाँ घट रही सभी घटनाओं से बिल्कुल अनजान थे। हमसे कहा गया कि अपना सामान गाड़ी में ही छोड़कर कतारें बना लें। स्त्री और पुरुषों की दो कतारें एक बड़े एसएस अधिकारी के आगे से गुजर रही थी। आज मुझे वह दिन याद करके हैरानी होती है कि कैसे मैंने अपने कोट के अंदर अपना झोला छिपाने का साहस कर लिया था। मेरी कतार के पुरुष एक एक कर अधिकारी के आगे से निकल रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि अगर अधिकारी ने मेरा थैला देख लिया तो यह मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। मैं अपने पिछले अनुभव से जान चुका था, वह कम से कम मुझे धक्के आकर नीचे तो धकेल ही सकता था। मैंने सहज होने का प्रयास करते हुए अपनी कमर सीधी की ताकि उसे मेरी पीठ का भार दिखाई न दे। अब मैं उसके ठीक सामने था। वह एक लंबा और दुबला पतला आदमी था जो अपनी बेदाग वर्दी में बड़ा चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहा था। एक लंबी यात्रा के बाद गंदे और फटेहाल कपड़ों में खड़े हम बंदियों की तुलना में उसकी छवि बहुत अलग दिख रही थी। उसने अपने बाएं हाथ से दाईं कलाई को आराम से सहारा देते हुए चेहरे पर एक बेपरवाही का भाव ओढ़ा हुआ था। उसका दायां हाथ उठा हुआ था और वह अपने हाथ की एक उंगली से बंदियों को दाईं या बाईं ओर जाने का संकेत देता जा रहा था। हम में से किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस आदमी की उंगली के संकेत के पीछे कौन सा भयानक अर्थ छिपा हो सकता है, जो केवल दाएं या बाएं जाने का ही संकेत दे रही थी। उसके अधिकतर संकेत बाईं ओर के लिए ही थे। अब मेरी बारी थी। तभी कोई मेरे कान में धीरे से बोला कि दाईं ओर भेजने का अर्थ है बंदी को काम के लिए चुना जाना, जबकि बाईं ओर उन रोगियों व बंदियों को भेजा जा रहा है जो काम नहीं कर सकते थे। ऐसे से ही बंदियों को एक विशेष शिविर में भेजा जाता था। मैं इंतजार कर रहा था कि सभी घटनाएं क्रमानुसार सामने आएंगी। उनमें से बहुत सी घटनाएं तो पहले ही घट चुकी थी। मैं अपने थैले के भार से बाईं ओर जरा झुका हुआ था, लेकिन स्वयं को सीधा रखने की भरपूर कोशिश भी कर रहा था। ऐसे के अधिकारी ने मुझे हिचकिचाहट से देखने के बाद अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। मैंने भी होशियार दिखने की भरपूर कोशिश की। उसने मेरे कंधे पकड़कर तब तक घुमाया जब तक कि मेरा चेहरा दाईं ओर नहीं मुड़ गया। फिर उसने मुझे
उस दिशा में भेज दिया। तो दोस्तों, ये था चैप्टर सेकंड जो यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद हम आज का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर थर्ड, शिविर में हमारा पहला दिन। हमें उसी दिन शाम को उस उंगली के खेल के मायने समझ में आ गए। ये हमारे जीवन या मृत्यु के लिए लिया गया पहला फैसला या पहला चुनाव था। हमारे काफिले के अधिकतर व्यक्तियों यानी लगभग 90% साथियों के लिए मौत का फरमान था। अगले कुछ ही घंटों में उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। जो लोग बाईं ओर भेजे गए थे उन्हें स्टेशन से सीधा कदमताल करते हुए शवदाह की ओर भेज दिया गया और फिर वे हमेशा के लिए गहरी नींद सुला दिए गए। हाँ, वहाँ काम कर चुके एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि उस इमारत के दरवाजों पर कई यूरोपियन भाषाओं में स्नानघर लिखा था। अंदर जाते ही हर कैदी को एक साबुन का टुकड़ा दिया जाता और फिर, लेकिन शुक्र है कि मुझे सब घटनाएं दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस आतंक के बारे में पहले से ही बहुत से दस्तावेज मौजूद हैं और लोग इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हम में से जो लोग बच गए थे यानी काफिले के साथ आए केवल कुछ प्रतिशत बंदी, उन्हें शाम को ये सब पता चला। मैंने वहाँ पहले से रह रहे बंदियों से पूछा कि अन्य बंदियों मेरे दोस्तों को कहाँ भेजा गया था। क्या उसे बाईं ओर भेजा गया था, उसने पूछा। हाँ, मैंने उत्तर दिया। तब मुझे तब तुम मुझे उसे वहाँ मिल सकते हो, उसने भी वो इशारा किया। तो हाँ, मैंने पूछा। उसने कुछ गज की दूरी पर दिख रही चिमनी की ओर इशारा किया, जिससे निकलती आग के लपट पोलैंड के आसमान आसमान पर जाते हुए आगे जाकर एक बादल में ओझल हो रही थी। वह देखो, तुम्हारा दोस्त स्वर्ग की दिशा में जा रहा है, जवाब आया। लेकिन मैं ये बात तब तक नहीं समझ सका जब तक मेरी दो टुक शब्दों में सारी हकीकत नहीं समझाई गई। मैं बातों को सिलसिलेवार ही बता रहा हूँ। अगर मनोवैज्ञानिक नज़रिए से देखा जाए तो स्टेशन से धुंधल से भरी उस सुबह से लेकर शिविर में हमारी पहली रात तक हमारे लिए अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। हमें हथियारबंद ऐसे पहरेदारों के साथ स्टेशन से दौड़ाया गया। हम शिविर की ओर जाते हुए उन कटीले तारों के पास से गुजरे जिनमें बिजली का करंट था। इसके बाद हमें अपने शरीर को साफ सुथरा करने की कसरत से गुजरना था। जो लोग बच गए थे उनके लिए सचमुच का स्नान था। एक बार फिर से हमें झूठी तसल्ली होने लगी कि हमारे साथ कुछ बेहतर होने जा रहा था। ऐसे ऐसे अधिकारी दिखने में अच्छे लग रहे थे। जल्दी हमें उनकी सज्जनता का परिचय ही मिल गया। वे हमारे साथ सिर्फ तभी तक भले बने रहे जब तक उन्होंने हमें फुसलाकर हमारे हाथों पर बंधी घड़ियां नहीं हथिया ली। वैसे भी हमें अपनी सारी संपत्ति तो उन्हें देनी ही थी। हमारा सारा सामान अब उनका था। अगर हम अपनी घड़ी उनमें से किसी एक को देते तो हमारे लिए फ़ायदेमंद था। शायद वह किसी दिन हमारी भलाई का बदला चुका देता। हमें एक बरामदे नुमा स्थान पर इंतजार करने को कहा गया, जो कीटाणुनाशक कक्ष के बाहर बना था। फिर एसएस के आदमी आए और उन्होंने जमीन पर कुछ कंबल बिछा दिए। वे चाहते थे कि हम अपना सारा सामान, हमारी घड़ियां और जेवरात आदि उन कंबलों पर फेंक दें। अब भी कुछ सीधे और मासूम बंदी ऐसे थे जिन्होंने ऐसे ऐसे अधिकारियों से यह पूछकर सब कुछ चकित कर दिया कि क्या वे अपनी शादी की अंगूठियां, कोई मेडल या गुल्लक भी अपने साथ रख सकते थे। उन्हें अब भी यह बात समझ में नहीं आई थी कि उसके पास कुछ नहीं रहने दिया जाएगा। मैंने पुराने बंदियों में से एक को अपने भरोसे में लेना चाहा। मैं झट से उसकी ओर खिसका अपने कोट के अंदर वाले जेब में पड़े कागजों के पुलिंदे को दिखाते हुए धीमे से बोला, देखो, मेरे पास एक वैज्ञानिक पुस्तक की पांडुलिपि है। मैं इसे बचाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कहोगे कि मुझे तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरी जान बच गई। मैं इससे ज़्यादा अपनी किस्मत से और क्या उम्मीद रख सकता था। पर मैं खुद को रोक नहीं सका, इसलिए तुमसे विनती करता हूँ कि तुम किसी भी कीमत पर इस पांडुलिपि को बचाने में मेरी मदद करो। ये मेरे सारे जीवन की जमा पूंजी है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा लगा कि शायद उससे बात समझ आने लगी थी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान दिखने लगी। ऐसा लगा कि उसे मुझ पर तरस आ रहा हो। लेकिन फिर उसकी मुस्कान अचानक विस्मय भाव में बदल गई, मानो वह मेरा अपमान कर रहा हो। और तब उसने अपने मुंह से वह शब्द निकाला, शिट। यह शब्द हम सिविल वासियों के जीवन में सदा अपनी मौजूदगी बनाए रखता था।
वह अपने हाव भावों से भी मेरा काफ़ी उपहास कर चुका था। उसी समय मेरा आमना सामना क्रूर सत्य से हुआ और मैंने अपनी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया को पहले चरण के आखिरी बिंदु को पहचाना। मैं अपने पिछले जीवन के एक झटके में ही बाहर आ गया था। यानी अब मुझे पूरी तरह से केवल आज में ही जीना था। अब मेरे पास अपने लिए कुछ भी बचाकर रखने का कोई अधिकार न था। अचानक मेरे साथ बैठे उन सभी लोगों में एक थरथराहट सी दौड़ गई, जो पीले, मुरझाए और थके हुए चेहरों के साथ असमय भाव से में मग्न थे। हमें फिर से कड़े स्वर में दिए जा रहे आदेश सुनाई देने लगे और मुक्कों व गुस्सों के साथ स्नान घर की ओर रवाना किया गया। जब हम भीतर गए तो एक ऐसे अधिकारी हम सबके इंतजार में पहले से वहाँ मौजूद था। वह बोला, मैं तुम सबको 2 मिनट का समय देता हूँ और ये समय मेरी घड़ी के हिसाब से होगा। इन 2 मिनटों के भीतर तुम्हें अपने सारे कपड़े उतारने होंगे। तुम्हारे देह पर जो भी है उसे उतार कर अपने पास ही जमीन पर रख दो। तुम्हारे पास अपने जूते, गैलिस और टांगों के बीच बनी गद्देदार पट्टी के सिवा कुछ नहीं बचना चाहिए। मैं गिनती करना शुरू करता हूँ। अब लोगों ने बेहिचक अपने कपड़े फाड़ने आरंभ कर दिए। समय कम हो रहा था। वे मारे घबराहट के और भी बदहाल हो रहे थे। घबराकर अपने अंतर्वस्त्र, बेल्ट और जूतों के तस्मों से उलझ रहे थे। फिर हमने पहले कोई भी फटकार सुनी। नंगी देहों पर चमड़े के कोड़े मारे जा रहे थे। इसके बाद हम सबको झुंड बनाकर एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जहां हमारी हजामत हुई। सिर समेत हमारे शरीर के किसी भी अंग पर बाल का एक कतरा तक नहीं छोड़ा गया। इसके बाद हमें स्नान करने के लिए कतारों में भेज दिया गया। हम एक दूसरे को पहचान तक नहीं पा रहे थे, पर हमें यह देखकर बहुत सुकून मिला कि नलों से असल में पानी ही टपक रहा था। जब हम अपने स्नान की बारी आने के इंतजार में थे, तो अपनी देह के नंगेपन ने हमें एहसास दिलाया कि हमारे पास अब अपने नंगे शरीरों के अलावा कुछ नहीं बचा था। यहाँ तक कि अब उस पर बाल तक नहीं बचे थे। सच कहूँ तो हम सभी अपने इन नग्न अस्तित्व के वश में थे। ऐसा लगा जैसे अपने पिछले जीवन में हमारा कोई नाता ही नहीं रह गया हो। मेरे पास चश्मा और बेल्ट बची थी। बाद में डबल रोटी के एक टुकड़े के लिए मैंने वह बेल्ट भी दूसरे को दे दी थी। शरीर के निचले हिस्से में पहनी जाने वाली गद्दीदार पट्टियों के मालिकों के लिए एक थोड़ा बहुत रोमांच अभी बाकी था। शाम को हमारी झोपड़ी में हमारे वरिष्ठ बंदी अधिकारी ने अपना भाषण देते हुए छत पर लटक रहे गलियों की ओर इशारा किया और कहा कि अगर किसी गद्दीदार पट्टी के मालिक ने अपनी पट्टी में पैसे या कीमती पत्थर वगैरह सील कर छिपाने की कोशिश की है तो उसे वहाँ उसी बल्ले से लटका कर मार देगा। उसने गर्व से बताया कि शिविर का वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते वह ऐसा करने का पूरा हक रखता है। जहाँ तक हमारे जूतों का सवाल था, यहाँ भी मामला इतना आसान नहीं था। हालांकि हमें उन्हें रखने की इजाज़त थी, परंतु जिनके पास अच्छे जूते थे, उन्हें उनसे छीन कर बदले में ऐसे जूते दे दिए गए थे जो उनके पैरों में फिट नहीं आते थे। असली मुश्किल तो उन कैदियों के लिए थी जिन्होंने अपने वरिष्ठ कैदी साथियों की सलाह मानकर अपने बड़े व लंबे जूते काट दिए थे और अपने कटने के निशान छिपाने के लिए उन पर साबुन मल दिया था जो हमें नहाते समय दिया गया था। ऐसे के लोग तो जैसे इसी मौके की तलाश में थे। सभी गुनाहगारों को एक साथ वाले छोटे कमरे में ले जाया गया। कुछ ही देर बाद हमने दोबारा कोड़े बरसने और उन लोगों के घर आने की आवाज़ सुनी और इस बार यह मारपीट पहले से अधिक समय तक जारी रही। इस तरह हमारे सारे भ्रम धीरे धीरे एक एक कर टूट रहे थे और फिर अचानक हम में से अधिकतर कैदी एक भयंकर किस्म के हास्य बोध में मग्न हो उठे। हम जानते थे कि अब हमारे पास हास्यास्पद रूप से नग्न जीवन के सिवा होने के लिए बाकी कुछ बचा ही नहीं था। अब नलों से पानी आने लगा तो हमने अपने और एक दूसरे के बारे में हंसी मजाक करने की पूरी कोशिश की। जो भी हो भाई, उन नलों से तो हमें शुद्ध पानी ही मिल रहा था। उस विचित्र प्रकार के हास्यबोध के अलावा हम एक और भावना को महसूस कर रहे थे, कौतूहल या जिज्ञासा। मैं पहले से ही मैं पहले भी इस प्रकार की जिज्ञासा का सामना कर चुका था। यह अटपटे हालातों के लिए एक बुनियादी प्रतिक्रिया होती है। एक बार पर्वतारोहण के अनुभव के दौरान मेरी जान पर बन आई थी और दुर्घटना के उस कठिन क्षण में मेरे मन में केवल यही जानने का कौतूहल बचा था कि इस घटना के बाद मैं जीवित बचूंगा
या फिर मुझे अपनी टूटी टूटी खोपड़ी के अलावा शरीर के और कौन कौन से अंगों के टूटने फूटने की पीड़ा सहनी होगी। यही सर्द कर देने वाला कौतूहल आश्विज केव में भी साथ बना रहा। इसके कारण आसपास के माहौल के असर से अपने मन को किसी तरह दूर रखना संभव हो गया। उस समय यह सोच एक सुरक्षा साधन के रूप में कारगर सिद्ध हो रही थी। हम ये जानने को उत्सुक थे कि इसके बाद क्या होगा और उसके क्या नतीजे सामने आएंगे। मिसाल के लिए कड़कड़ाती सर्दी के दिनों में हमारा खुली हवा में खड़े होना और स्नान के बाद लंबे समय तक कपड़ों के बिना रहना। अगले कुछ ही दिनों में हमारा यह कौतूहल हैरानी में बदल गया। हैरानी की बात यह थी कि इतना सब होने पर भी हमें सर्दी नहीं लगी थी। नई नए कैदियों के लिए ऐसे ही बहुत से हैरत अंगेज अनुभव इंतजार कर रहे थे। हम लोगों के बीच में जो जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े थे, उन्होंने इन्हें सबसे पहले जाना। किताबें हमेशा झूठ बोलती है। शिविर में आने से पहले मुझे यकीन हुआ करता था कि कुछ ऐसे काम भी हैं जो हम कर ही नहीं सकते। जैसे हम इसके या उसके बिना नहीं सो सकते थे, हम इसके या उसके बिना नहीं जी सकते थे। जबकि हम आश्वीज में पहली रात ऐसे बिस्तर में सोए थे जो एक के ऊपर एक कतार में लगे हुए थे। करीबन 6.5 से 8 फीट के प्रत्येक तख्त पर 9 बंदी सो रहे थे। उन 9 बंदियों के बीच केवल 2 कंबलों को ही सर्दी से बचाने का काम करना था। हम ऐसा करने में सफल रहे, लेकिन हम सबको एक ही करवट लेकर एक दूसरे से बेतरस हटकर भीड़ के बीच सोना पड़ा। हमने गहरी नींद ली। बेशक कुछ बातों से अनजाने में लाभ भी मिल जाता है। हड्डियों को जमा देने वाले सर्दी के बीच इस व्यवस्था ने थोड़ी राहत दी। हालांकि अपने बिस्तरों पर जूते पहनकर सोने की मनाही थी, पर कुछ लोगों ने उन्हें तकिए की तरह सिरों के नीचे दबा लिया था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वे जूते कीचड़ से सने हुए थे। बाकी कैदियों को अपना हालांकि अपने बिस्तरों पर जूते पहनकर सोने की मनाही थी, पर कुछ लोगों ने उन्हें तकिए की तरह सिरों के नीचे दबा लिया था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वे जूते कीचड़ से सने हुए थे। बाकी कैदियों को अपना सिर अपनी बाजू पर टिकाना पड़ रहा था, जो एक ही स्थान पर रखे जाने की वजह से अकड़ रही थी। फिर भी हमें नींद आई और कुछ घंटों के लिए मानो हर प्रकार के कष्ट और जुल्म से छूट मिल गई। मैं ऐसे ही कुछ और आश्चर्य के बारे में बताना चाहूँगा जो उस दौरान हमने अपनी सहन शक्ति की सीमा के बारे में जाने। हम अपने दांत साफ नहीं कर सकते थे। इस मजबूरी और विटामिन की भयंकर कमी के बावजूद हमारे मसूड़े पहले से कहीं ज़्यादा स्वस्थ और मजबूत थे। हमें करीबन 6 माह तक एक ही कमीज को तब तक पहनना होता था जब तक वह दिखने में कमीज लगनी बंद न हो जाती थी। हम कई कई दिनों तक अपने शरीर को साफ नहीं कर पाते थे क्योंकि नलों में पानी जम जाता था और फिर भी हमारे गंदे हाथों पर पड़े छालों और फफोलों में मवाद नहीं भरता था। हम में से कई लोगों को पहले कच्ची नींद की शिकायत थी। ये लोग हल्की सी आहट सुनकर फिर नींद से उठकर बैठ जाया करते थे। लेकिन अब यही लोग शोर शराबे के बावजूद अपने उस साथी के भार तले दबे गहरी नींद लेते पाए जाते थे, जो उनके कान से कुछ ही इंच की दूरी पर लंबे लंबे खर्राटे भर रहा होता था। दोस्तों बस्ती का एक कथन है जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि एक मनुष्य के रूप में हम किसी भी चीज़ के आदी हो सकते हैं। अगर अब हम में से कोई इस कथन की सच्चाई के बारे में पूछता, तो हमारा जवाब होता जी हाँ, मनुष्य किसी भी वस्तु का आदी हो सकता है। पर मेहरबानी करके हमसे यह न पूछे कि ऐसा कैसे होता है। अभी हमारी मनोवैज्ञानिक खोजबीन हमें इतनी दूर तक नहीं ले गई थी और नहीं हम बंदियों के रूप में उस मोड़ तक पहुँचे थे जहाँ ऐसे सवालों के जवाब देना संभव हो। हम अब भी अपनी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के पहले चरण में थे। भले ही कुछ देर के लिए सही, पर हममें से हर कैदी के मन में कभी न कभी आत्महत्या का विचार अवश्य आया। यह हमारी असहाय अवस्था हर रोज हर वक्त लगातार मंडराते मौत के खतरे और दूसरे बंदियों की मौत को बहुत पास से देखने के अनुभव की उपस्थिति। अपने निजी संकल्प के अनुसार मैंने शिविर के पहले ही दिन स्वयं से वादा किया था कि मैं कभी भी उन करंट वाले तारों को गले से नहीं लगाऊंगा।
जो हमारे शिविरों के आसपास लगाए जाते थे। प्राय शिविर में आत्महत्या करने के लिए इसी लोकप्रिय तरकीब का नाम लिया जाता था। आत्महत्या करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जाकर करंट वाले कटीले तारों को छू लेता, और मेरे लिए फैसला कर पाना बहुत मुश्किल भी नहीं रहा। वैसे भी शिविर में रहे लोगों के औसतन जीवन काल को ध्यान में रखते हुए आत्महत्या करने का कोई तुक भी नहीं बनता था, क्योंकि हमारे लंबे समय तक बचने की संभावना बहुत कम थी। केवल कुछ ही लोग इसके अपवाद के रूप में गिने जा सकते थे, जो हर प्रकार के चुनाव की प्रक्रिया से बेदाग निकल जाते थे। ऑस्विट्ज़ के नए कैदी अपने सदमे की पहली अवस्था के दौरान मौत से भयभीत नहीं हुए। जहाँ यहाँ तक कि पहले कुछ दिन के बाद कैदियों के लिए गैस चैम्बर का भय भी जाता रहा। जो भी हो, कम से कम गैस चैम्बर होने के कारण आत्महत्या की नौबत नहीं आती थी। ये गैस चैम्बर ही दुर्बल कैदियों के लिए मृत्यु का दूसरा नाम बन जाते थे। तो देखा दोस्तों, ये दर्द की दास्तां शिविर में पहला दिन। यहाँ पर चैप्टर 3 खत्म होता है। इसके बाद थोड़ा इसको आप सुनना और थोड़ा सा गहराई से महसूस करना कि किस कंडीशन में यातना शिविर में लोग रह रहे थे, किस प्रकार से वो यातना सह रहे थे। उनके शरीर से कपड़े छीन लिए गए थे, नहाने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए रोटियाँ बहुत कम दी जाती थी, एक दूसरे से सट कर सोना पड़ता था, और जितने घंटे की नींद उनको मिलती थी वो उनके लिए एक सुकून का काम था। और कई लोगों को गैस चैम्बर में जिंदा जला दिया जाता था। तो दोस्तों, इस चीज़ को महसूस करना और देखना कि कैसे लोग जिंदा रहे और कैसे लोग मृत हुए। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि ज़िंदगी में कैसी भी आदतें बन सकती हैं। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप अगर पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपके ज़िंदगी में काम आएगी। धन्यवाद दोस्तों। अब नया चैप्टर लेके मैं नेक्स्ट टाइम आपके सामने आऊँगा और हम इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। गुड बाय।